हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तपन कुमार भारतीय कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ऋण पत्र के बारे में समझेंगे कि जो ऋण पत्र होते हैं उनका निर्गमन और शोधन कैसे किया जाता है। इस क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं कि ऋण पत्र का मतलब क्या है। ऋण पत्र का मतलब एक कंपनी के द्वारा जारी किया गया ऐसा पत्र है, विवरण पत्र है, एक अनुबंध पत्र है जिसमें यह उल्लिखित होता है कि ऋणदाता से इतने रुपए का ऋण लिया गया है और साथ में उसको कितना ब्याज दिया जाना है और अगर रिडिम्पशन यानी शोधन किया जाना है तो वो भी उसमें वर्णित होता है। तो ये कंपनी की एक सार्वभौम मुद्रा के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो कंपनी जारी करती है ऋण पत्र वो बंधक के बिना जारी हो सकते हैं, वो बंधक वाले ऋण पत्र हो सकते हैं यानी कि मोर्गेज और विदाउट मोर्गेज ऋण पत्र डिवेंचर हो सकते हैं। मोर्गेज डिवेंचर का मतलब ये हुआ कि वो जो ऋण पत्र जिस व्यक्ति को जारी किए गए हैं, जिस संस्था को जारी किए गए हैं, उसका ऋण कंपनी की संपत्तियों के विरुद्ध सुरक्षित है और अगर वो बंधक के बिना जारी किए गए हैं, इसका आशय ये हुआ कि वो ऋण पत्र और उसके ऊपर ब्याज है वो असुरक्षित है। इसी प्रकार की बात करें तो कंपनी सुरक्षित, तो जबकि मोर्गेज हैं तभी होंगे, तो मोर्गेज वाले तो सुरक्षित हो जाते हैं। इसके अलावा ऋण पत्र में इनके साथ में, इनके बिना ये बात भी हो सकती है कि ऋण पत्र शोधनीय है या अशोधनीय है। रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल डिवेंचर्स हो सकते हैं। रिडीमेबल का मतलब ये हुआ कि एक निश्चित अवधि के पश्चात ऋण पत्र धारियों को उनका पैसा लौटा दिया जाएगा और नॉन रिडीमेबल या अशोधनीय का मतलब होता है कि जब कंपनी समाप्त होगी, कंपनी का समापन होगा, तभी उनको पैसा लौटाया जाता है। प्राय ऐसी स्थिति आजकल नहीं आती। जितने भी डिबेंचर्स हैं वो शोधनीय होते हैं। एक निश्चित अवधि के बाद में उनको उनका पैसा ब्याज वार्षिक रूप से या जैसे भी शर्त है उसके अनुसार लौटाया जाता है और उनका मूलधन जो है, अंकित राशि जो है वो शोधन के तरीके के अनुसार उनको वापस लौटा दी जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 में परिवर्तन के बाद में सेबी के भी काफी प्रावधानों को स्थान दिया गया है कंपनी मामला एक्ट में। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि नियामक संस्था है सारी प्रकार की सिक्योरिटीज के लिए। सेबी ने कुछ प्रावधान ऐसे ऋण पत्रों के जारी करने के समय में बनाए हैं कि अगर 36 माह के बाद में ऋण पत्र परिवर्तनीय है तो ऐसी स्थिति में ऋण पत्र धारियों को कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दिया जाना अनिवार्य है। ऐसे ही अगर 18 महीने के बाद में वो परिवर्तनीय है, ऋण पत्र अगर परिवर्तनीय है, कन्वर्टिबल है, तो ऐसी स्थिति में एक स्वीकृत एजेंसी के द्वारा क्रेडिट रेटिंग करवाया जाना उस कंपनी का आवश्यक है। ऐसे ही 18 माह से अगर 36 माह के बीच में इन ऋण पत्रों का अंशों में परिवर्तनीय होना है तो फिर ऐसी स्थिति में इनको पुट ऑप्शन मिलना आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार के कुछ सेबी के कुछ दिशा निर्देश हैं जो ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित हैं। इसके बाद में हम बात करें निर्गमन और शोधन की, तो कंपनी अपने ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर एट पार, प्रीमियम पर एट प्रीमियम और डिस्काउंट पर एट डिस्काउंट जारी कर सकती है। इशू कैन बी मेड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। सिमिलरली शोधन की बात करें, शोधन का मतलब जब भी उनको उनका पैसा लौटाया जाना है उस समय वो जो शोधन है वो सममूल्य पर हो सकता है, शोधन प्रीमियम पर हो सकता है, रिडेम्पशन कैन बी मेड एट डिस्काउंट। लेकिन प्राय ऐसी स्थिति होती है कि जिस व्यक्ति को पैसा लगाना है वो अपना लाभ देखता है, तो अक्सर या तो ये सममूल्य पर शोधन होता है या प्रीमियम पर होता है। मुझे मेरी मूल राशि अगर मैं 1000 रुपये लगाऊं और कोई कहता है कि मेरे को उसके बदले में 950 रुपया
मिलेगा एक अवधि के बाद में, तो मैं प्राय उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो प्राय डिस्काउंट के ऊपर शोधन नहीं होता है, परंतु अगर हो प्रश्न में तो हम डिस्काउंट के ऊपर शोधन भी किया जा सकता है कंपनी के द्वारा। इसके साथ ही उसके आगे आप देख रहे हैं शोधन संचय, डिवेंचर रिजर्व या डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व, ऋण पत्र शोधन संचय। आरबीआई जो नियामक संस्था है वित्तीय कंपनियों की, वित्तीय संस्थाओं की और बैंकिंग संस्थाओं की, उनको छोड़कर साथ ही जो ऐसी नॉन बैंकिंग संस्था जो जिसके लिए नियामक संस्था और आरबीआई है, यानी कि वो रजिस्टर्ड है, वो नॉन बैंकिंग कंपनी आरबीआई के यहां पर, इनको छोड़कर अगर कोई अन्य प्रकार की वित्तीय संस्थाएं जो कि पब्लिक इशू करती है, चाहे वो परियोजना में आधारभूत परियोजना में संलग्न है, तो उनको अपने निर्गमन मूल्य का, डिवेंचर के वैल्यू का 25% शोधन संचय बनाना अनिवार्य है। और ये शोधन संचय तब तक बना रहेगा जब तक कि डिवेंचर्स का रिडेम्पशन नहीं हो जा सकता। और जो ये शोधन संचय बनाया है, जो डीआरआर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाया है, ये केवल रिडेम्पशन के काम में ही लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये कुछ विशेष बातें हैं जो ऋण पत्रों के संबंध में है, जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा हम देख रहे हैं दो बातें, एक इधर हमने लिखा हुआ प्रविष्टियां और इधर है शोधन की विधियां और उनकी प्रविष्टियां। तो आज हम इसमें से इशू के संदर्भ में जो विशेष प्रविष्टियां हैं उनको देखते हैं। आप यहां देख रहे हैं निर्गमन जो किया जाता है कंपनी के डिवेंचर्स का कंपनी के द्वारा, वो नकद प्रतिफल के बदले में हो सकता है, वो किसी अन्य प्रतिफल यानी कि व्यवसाय क्रय के बदले में हो सकता है, और तीसरी स्थिति है वो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में भी इशू किया जा सकता है। तो निर्गमन 3 प्रकार का प्राय होता है, लेकिन हम जब जनरली जब प्रविष्टियां करते हैं, हमारे पास में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, तो वो नकद के बदले अक्सर हुआ करता है। ये दोनों स्थितियां भी हो सकती हैं, अन्य प्रतिफल के बदले या समवर्ती प्रतिभूतियों के रूप में। तो जो ये सामान्य एंट्री जो भी निर्गमन की प्रविष्टियां हैं, इसकी प्रविष्टियां भी ठीक उसी प्रकार से की जाती हैं जैसे कि हमने पहले सीखा था अंशों के निर्गमन के समय में, कि अगर अंशों का निर्गमन किया गया है तो सारा एकमुश्त पैसा भी प्राप्त हो सकता है, या एप्लीकेशन के ऊपर, अलॉटमेंट के ऊपर, फर्स्ट कॉल के ऊपर, सेकंड कॉल के ऊपर वो हमें पैसा प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे अगर अपन ये मान लें कि नकद के बदले में इशू किया गया है, तो और समस्त नकद राशि एक साथ प्राप्त की गई है, तो बैंक अकाउंट दिया टू डिबेंचर्स अकाउंट। फिर दूसरी स्थिति मान लेते हैं कि अगर ये एप्लीकेशन के ऊपर पैसा कुछ मिला है, कुछ अलॉटमेंट के ऊपर मिला है, तो उसी प्रकार से प्रविष्टि कर लेंगे, बैंक अकाउंट दिया टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और उसके बाद में डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू डिबेंचर अकाउंट। इस प्रकार से 2 प्रविष्टियां, जैसे कि हम अंशों के समय में करते थे, ये प्रविष्टियां ऐसे कर लेंगे। और उसके बाद में जब अलॉटमेंट की एंट्री आती है, तो आप जानते हैं अलॉटमेंट में बैंक की एंट्री बाद में होती है और पहले ड्यू किया जाता है अलॉटमेंट। तो आप एंट्री करते हैं डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू डिबेंचर्स अकाउंट। इस प्रकार से ये प्रविष्टि करते हैं। और इसके बाद की प्रविष्टि क्या हो जाएगी, इसके बाद में बैंक अकाउंट दिया टू डिबेंचर अलॉटमेंट। इस प्रकार से वो प्राप्ति हो जाएगी। फर्स्ट कॉल की प्रविष्टि भी इसी प्रकार से हो जाएगी, सेकंड कॉल की प्रविष्टि भी ऐसे हो जाएगी। अलॉटमेंट की जगह पर आप फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल जैसी भी स्थिति वैसा आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों स्थिति में प्राय हमें जब डिबेंचर के प्रश्न मिलते हैं तो एक मुश्त निर्गमन दिया हुआ होता है। अब इसके बाद में ये एट पार की एंट्री आप देख रहे हैं जो आपके सामने है।
अगर ये डिस्काउंट के ऊपर जारी किया गया तो अब आप यहां पर क्या करते हैं, इसी में मैं संशोधित कर रहा हूं, यहां पर आप लिखते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर। तो ये अगर डिस्काउंट के ऊपर है तो डेबिट पक्ष में आप डिस्काउंट को प्रदर्शित कर देंगे। यही अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर है तो ध्यान रहे नाम इसका सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट पक्ष में आ जाएगा। अगर जैसी भी स्थिति है तो इन दोनों में से एक स्थिति हो सकती है। फर्दर एक महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है, प्रायः हमें प्रश्न मिलता है उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर, यानी कि जो पैसा प्राप्त हुआ है 100 के बदले में 110 रुपए मिलता है, अगर अपन सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपए मान ले तो सिक्योरिटी प्रीमियम पे प्रायः इशू नहीं होता है डिवेंचर जब हम प्रश्नों की बात कर रहे हैं। और हमें स्थिति ये मिलती है कि जो डिवेंचर जारी किए गए हैं उनका जो शोधन है, रिडिम्पशन है, वो प्रीमियम पर किया जाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद जैसी भी प्रश्न में स्थिति है, जो डिवेंचर अगर अपन मान लेंगे 100 रुपए के डिवेंचर हमने जारी किए हुए हैं यहां पर, और अपने पास में एक प्रीमियम 10% देकर फिर शोधन करेंगे, यानी कि शोधन पर 10% प्रीमियम दे है, तो ऐसी स्थिति में अपने को लौटाना कितना है, लिया तो हमने 100 रुपया है, लौटाना 110 रुपया है। तो वो जो उस समय लौटाएंगे वो हम प्रविष्टि, जब निर्गमन की प्रविष्टि करते हैं उसी समय उसका समायोजन हम कर लिया करते हैं, और उसको ऐसे लिखते हैं क्रेडिट पक्ष में टू प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन। अब खाते का नाम क्या हो गया, प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो ये हो गया खाते का नाम। तो इस प्रकार से प्रीमियम भी जब हम देंगे उस समय चुकाएंगे तो ड्यू करेंगे, इसको डेबिट पक्ष में लिख के इसको ड्यू करेंगे और फिर पेमेंट कर देंगे होल्डर को। तो ये भी हमारे लिए हानि की स्थिति है। तो ये रिजर्व की तरह लायबिलिटी पक्ष में बताया जाता रहेगा जब तक कि इसका भुगतान ना हो जाए। और अब हमारे पास में एक खाता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है वो भी कंपनी के लिए नुकसान है, और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है वो भी कंपनी के लिए नुकसान है। जब हम आगे हम देखते हैं, जब हम इसको राइट ऑफ करते हैं डिस्काउंट को या दोनों को मिला के, प्रीमियम को भी धीरे धीरे, अगर 5 वर्षों में अगर हमें डिवेंचर का शोधन करना है तो उन 5 वर्षों में इन दोनों के योग को, ये डिस्काउंट प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इन दोनों का योग है। तो यूं तो हमें डिस्काउंट के अपलेखन की, मैं यहां पर आ रहा हूं, अपलेखन जो रिटर्न ऑफ करना है बट्टे को, तो 2 प्रकार की विधियां हैं, एक तो स्थायी रीति और एक बदलती किश्त रीति। स्थायी किश्त रीति, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, एंड बदलती किश्त रीति जो हर बार अमाउंट बदलता रहता है, चेंजिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसमें कि ये तय किया जाता है कि जिस अनुपात में, बदलती की स्थिति की बात कर रहे हैं हम, जिस अनुपात में डिवेंचर का वैल्यू रिडिम्पशन कर दिया गया है उसके बाद में राशि आप उपयोग कर रहे हैं, उसी अनुपात में भार देते हुए अनुपातिक रूप से जो टोटल डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ किया जाता है। यानी कि पहले वाले वर्षों में चूंकि आप सारी राशि यूज कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट राइट ऑफ किया जाएगा, और उसके बाद में कम, उसके बाद में कम, उसके बाद में कम। जबकि स्थायी किश्त रीति में क्या होता है कि आप पूरे जो टोटल डिस्काउंट है उसको डिवाइड कर लेते हैं रिडिम्पशन के पीरियड में और उसको समान रूप से अप्लिकेट करते हैं। अप्लिकेट कैसे करते हैं, P&L अकाउंट के मार्फत, P&L अकाउंट DR टू डिस्काउंट ऑन इशू। अगर इशू
इशू अकाउंट। अगर केवल डिस्काउंट है तो वो इस प्रकार से प्रदर्शित हो जाएगा। और मान लो प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन और है तो वो राशि और जोड़ के प्रत्येक वर्ष डिस्काउंट की राशि प्लस प्रीमियम की राशि का हिस्सा जो कि उस वर्ष का है, उन दोनों को ऐड करके यहां पर जब हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो ये खाता जो शुरू में टोटल अमाउंट से बना वो क्रेडिट पक्ष में दर्शाया जाएगा, लायबिलिटी साइड में दर्शाया जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में आ जाएगा जो यहाँ पर क्रेडिट पक्ष में है। डिस्काउंट ऑन इशू जब तक राइट ऑफ नहीं होता बैलेंस शीट में फिक्टिशियस एसेट की तरह दर्शाया जाएगा, और जब ये राइट ऑफ हो जाएंगे तो ये वैल्यू अकॉर्डिंगली लायबिलिटी साइड का भी कम हो जाएगा क्योंकि ये राइट ऑफ हो गया, और ये वैल्यू राइट ऑफ कर देने से ये वैल्यू ट्रांसफर हो गया, ये भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन है तो इस खाते के मार्फत हम ऐसे उसका अपलेखन कर देते हैं, तो ये खाता पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद में चूंकि डिवेंचर के ऊपर ब्याज दिया जाता है निश्चित दर से, जब भी हम जारी करते हैं तो इसके साथ में एक रेट यहां पर होती है लाइक 10% डिवेंचर अकाउंट। इसका मतलब वार्षिक रूप से 10% ब्याज अंकित मूल्य के ऊपर दिया जाना है, चाहे डिस्काउंट पर इशू करें चाहे प्रीमियम पर इशू करें आप। जो 10% इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर होती है। इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर इशूड। तो ये दे बना दें, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट या टू डिवेंचर होल्डर। और जब भी शोधन करना हो, चाहे वो वार्षिक रूप से किया जाना हो थोड़े थोड़े अमाउंट का, चाहे वो एक मुश्त लास्ट में किया जाना हो अवधि समाप्त होने पर, उस समय जब भी शोधन दे करना है डिवेंचर अकाउंट या टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, तो पहले होल्डर को दे बना दें। प्राय जो ब्याज की प्रविष्टि है वो तो हर वर्ष होनी है। अगर प्रश्न में 6 माह से ब्याज दिया जा रहा है तो 6 माह के हिसाब से, वार्षिक दिया जा रहा है तो वार्षिक के हिसाब से ये एंट्री हो जाएगी। और ये शोधन के समय में ये प्रविष्टि हो जाएगी डिवेंचर अकाउंट या टू डिवेंचर होल्डर। तो इसका भुगतान करने का तरीका एक ही है, एक ही प्रकार की एंट्री से डिवेंचर होल्डर अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। प्रति वर्ष जब आपको ब्याज चुकाना है तो यह प्रविष्टि, तो ये देय करने की, ये चुकाने की। ऐसे ही शोधन देय करने का तरीका ये, और वापस चुकाएंगे जब भी वो इस तरीके से चुकाएंगे। और ये जो ब्याज डिवेंचर इंटरेस्ट है इसको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट भी बोल सकते हैं। ये खर्चा है, रेगुलर एक्सपेंडिचर है, और ये एक्सपेंडिचर पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये लास्ट में मैं लिख रहा हूं पीएनएल अकाउंट डीआर टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये वार्षिक रूप से जब भी लाभ हानि खाता बनाया जाता है तो नॉन ट्रेड एक्सपेंडिचर है, और इसको हम पीएनएल अकाउंट में नॉन ट्रेड एक्सपेंडिचर की तरह डेबिट कर देते हैं। और ये इससे पहले आपने देखा है बट्टा या लॉस को राइट ऑफ कर देते हैं पीएनएल अकाउंट से। तो प्रविष्ट निर्गमन के समय में, शोधन के समय में, ब्याज के समय में, अपलेखन के समय में ये प्रविष्टियां हम करते हैं। यहां पर एक बात याद रखें आप कि शोधन की विधि चाहे जो हो जाए उसकी प्रविष्टियां अलग से और की जाएंगी। जो भी शोधन की विधि प्रश्न में दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली वो एंट्रीज एक्स्ट्रा हो जाएंगी। लेकिन आपको अगर प्रश्न में निर्गमन दे रखा है तो ये प्रविष्टि करनी ही है। ब्याज चूंकि आपने निर्गमन किया है और शोधन भी किया जाना है तो उस दौरान जो भी अवधि है उसमें ब्याज देय करना ही पड़ेगा, ब्याज का चुकारा भी करना पड़ेगा। जब भी शोधन का देय करना है वार्षिक रूप से या अवधि के अंत में, आपको शोधन की ये प्रविष्टि और इसको भुगतान की ये प्रविष्टि करनी ही पड़ेगी। और जब भी आप जो भी विधि है, अगर आपका डिस्काउंट के ऊपर इश्यू हुआ है या प्रीमियम और रिडीम्पशन दिया जाना है एट द टाइम ऑफ रिडीम्पशन, तो उनके सम्मिलित मूल्य से यहां पर आपने हर वर्ष पीएनएल अकाउंट से राइट ऑफ करना है। ब्याज अगर आप दे रहे हैं, ब्याज को देने की बात प्रश्न में कही गई है, तो ब्याज को वर्ष के अंत में ट्रांसफर भी करेंगे
P&L अकाउंट से। तो शोधन की विधियों का इन बातों से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि अगर आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें निर्गमन से संबंधित सारी बातें हैं, तो ये प्रविष्टियां यथास्थान अपनी जगह पर इसी तरीके से की जाती रहेंगी। और जो शोधन की विधि पर्टिकुलरली प्रश्न में दे रखी है, उस शोधन के कारण कुछ प्रविष्टियां जैसे भी वो शोधन की स्थिति है, प्राय जनरलिज्म में हम बनाते हैं, हम अल्टीमेटली वो जनरलिज्म में ट्रांसफर हो जाता है शोधन का वैल्यू। तो उस अकॉर्डिंगली हम और प्रविष्टियां शोधन की विधियों की इनके साथ में एडिशनली वार्षिक और वर्ष के अंत में रिडेम्पशन के समय में जो भी बनती है वो भी हम करेंगे। थैंक यू।